हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज का जो टॉपिक है मैं यह संविधान के ऊपर डालने वाला हूँ। ठीक है, कि मतलब ये हमारी वीडियो संविधान के ऊपर है और इस वीडियो में संविधान से संबंधित प्रश्नों के लिए मतलब जैसे कि परिभाषा, महत्व, बनावट तथा विशेषताएं इसके अंदर होंगी। यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और कुछ 11th क्लास के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, यानी कि इसका परिचय दूंगा थोड़ा सा संविधान का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1857 में जब विद्रोह हुआ भारत में, उसके बाद से हमें पूर्ण रूप से पता लग गया कि हम लोग अब अंग्रेज़ों के गुलाम बन चुके हैं। उसके बाद हमारे भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई ए.ओ. ह्यूम जी के द्वारा, जिसने एक समाजवादी पार्टी बनकर बहुत समय तक भारत में संघर्ष किया। नरम दल, गरम दल, कुछ क्रांतिकारी वगैरह कई सालों तक लड़ते रहे ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। यह सब हो गई आज़ादी की बातें। परंतु अगर हम संविधान की बात करें तो 1934 में सबसे पहले जो संविधान सभा था उसका एक ऑर्डर पास किया गया एम.एन. रॉय जी के द्वारा। ये पहली डेट थी 1934। आप डेट्स पे ध्यान देना। दूसरी डेट है 1935। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली डिमांडेड कर लिया। ठीक है, मतलब कि इसको अधिकारपूर्ण मान लिया गया इसको, इस चीज़ को। 1940 में इसको एक्सेप्ट किया गया ऑगस्ट ऑफर के रूप में। ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट मीन्स AUGUST, ये महीने का नाम नहीं। ऑगस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि सरकारी। ठीक है, उस रूप से इसको एक्सेप्ट करा गया। 1946 में इसको कैबिनेट मिशन के अंडर लाया गया। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स थी। अब थोड़ा इसका हम और इतिहास जानेंगे तो इसके बारे में स्टार्टिंग ऐसे है कि आपको पता ही है कि भारत में तो दो प्रकार के हिस्से थे, कुछ ब्रिटिश प्रोविनेंस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे। तो इन दोनों में से मिलाकर टोटल 389 मेंबर्स चुने गए। ठीक है, चुनने का तरीका कुछ ऐसा था कि 10 लाख में से एक मेंबर चुनना था। ठीक है, मैंने 10 लाख की जगह में से एक बंदा चुना गया, इस प्रकार से। तो 389 मेंबर्स चुने गए और जिसमें से 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रोविनेंस के थे और 93 मेंबर्स जो थे वो रजवाड़ों के थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के थे। ठीक, और बाद में जो 93 मेंबर्स थे यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के, रजवाड़ों के, उन्होंने इससे जुड़ने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो राज्य हैं वो स्वतंत्र ही रहे और वो एक स्वतंत्र देश पर ही, उसका स्वतंत्र देश बनाकर ही उस पर राज करें। तो इसलिए वो निकल गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 296 मेंबर ही बचे हमारे पास, जिसमें से मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, जनरल भी थे और उसमें 9 वुमेंस भी थी। तो इस प्रकार से 296 मेंबर्स तैयार हुए। ठीक, संविधान की सबसे पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक में मतलब जो पहला प्रेसिडेंट था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। रीज़न यह था कि वो काफ़ी सीनियर थे तो उनको एक सम्मान दिया गया था एक्चुअली, इसलिए उनको एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कुछ मतलब मुख्य स्टेप्स लिए गए, जैसे कि प्रेसिडेंट चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट चुना गया HC मुखर्जी जी को और जो सलाहकार होंगे यानी कि एडवाइज़र वो चुना गया BN रॉय जी को। ओके, इसकी तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया कि क्या फ़िलॉसफी है संविधान के पीछे। इसको हम एक नाम से जान सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया उन्होंने, कि मतलब क्या कारण है, हम किस उद्देश्य से इसको मतलब बना रहे हैं, इसका वर्णन किया संविधान सभा के आगे। ठीक है, और उसी दिन अलग अलग प्रकार की कमिटीज़ वगैरह बनाई गई, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई। 296 मेंबर्स को लेकर अलग अलग उनको बांटा गया, जिनमें मेनली 3 लीडर्स जो थे वो अलग अलग कमिटीज़ वगैरह को क्या कर रहे थे, सही रूप से चला रहे थे। जैसे कि मेन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति। मसौदा समिति मतलब एक ऐसी समिति जिसके अंडर संविधान का ब्लूप्रिंट यानी कि खाका तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बता सकते हैं आपको कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, और आपको शायद ये डेट पता भी होगी, मतलब बहुत ही फेमस डेट है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को
संविधान लागू हुआ, यानी ये फोर्स में आया, ठीक है। और जो संविधान की लास्ट मीटिंग हुई थी 26 जनवरी 1950 से एक दिन पहले हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बता सकता हूँ कि आपको 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो था वो फोर्स में आया, यानी कि वर्क में आया, ठीक है। सबके सामने प्रस्तुत हुआ और उसको स्वीकार किया जाने लग गया। ओके, अब हम थोड़ी इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। परिभाषा के बाद हम इसकी बनावट पढ़ेंगे। तो परिभाषा बताता हूँ मैं संविधान की। जैसा कि आप जानते हैं, एक जीवन दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जब तक भारत है तब तक संविधान रहेगा। कुछ कुछ संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कहावत है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन होता है। तो टाइम टाइम पे जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट वगैरह चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से संशोधन भी ज़रूरी है, क्योंकि देश हमारा लोकतंत्र है। तो परिभाषा बताऊं तो परिभाषा इस प्रकार से बताता हूं आपको कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों तथा कानूनों का समूह है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में विवरण और शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं आपको कि जो भारत के लिए संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है वही संविधान है। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च दस्तावेज होता है, यानी कि सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, उससे बड़ा कोई दस्तावेज नहीं, ठीक है। जिसमें शासन के संचालन संबंधित सभी प्रकार के मौलिक नियम होते हैं जो जनता को मान्य होते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए होते हैं। तो यह सरकार का सर्वोच्च विधान है। नाम से पता लगता है संविधान, यानी कि विधान के संग रहने वाला संविधान, कानून के संग रहने वाला, कुछ नियमों के साथ रहने वाला, जो सबके लिए सर्वमान्य हो, वो संविधान है, ठीक है। तो जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, ठीक है। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसको गणतंत्र दिवस के रूप में भी माना जाता है, ठीक है, 26 दिसंबर। नाउ अब हम कुछ संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब मूल संविधान हमारा बना था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों से युक्त हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 104 इसमें संशोधन हैं, जिसमें से 101 संशोधन हो चुके हैं। ओके, 101 संशोधन हो चुके हैं और 3 अभी पड़े हुए हैं, मतलब अभी तक हुए नहीं, लटके पड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और 101वां संशोधन जो था वो जीएसटी को लेकर था, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि आपको 12 अनुसूचियों के बारे में बता दूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो शुरू की 8 अनुसूचियाँ होंगी वो तो शुरू से ही हैं, लेकिन जो बाद में 4 जुड़ी उसमें मैं उनकी तारीखें बताऊँगा और वह संशोधन की संख्या क्या थी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहली अनुसूची में है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची में है मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में है मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा जजिस के लिए शपथ के प्रावधान वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो 4th अनुसूची है उसमें है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। ओके, 5th में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। 6th में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, ठीक है। 7th में है अपना जो हमारे भारत में 3 प्रकार की सूची हैं जिससे प्रशासन चलता है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। 8th पार्ट जो है उसमें हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9th पार्ट में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है, ठीक है। अब मैं आया हूँ 9th सूची पे। तो मैंने आपको बताया जैसे कि 8 सूचियाँ थी हमारे पास पहले, तो जो 9th सूची बनी होगी वो हमारा पहला संशोधन भी होगा भारत का। तो इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के रूप में माना जाता है जो 1951 में हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं 10th की। तो 10th में है दल परिवर्तन संबंधी उपबंध, जिसको 52वें संशोधन के रूप में जाना जाता है और ये 1985 में हुआ था। 11th में है पंचायती राज्य तथा जिला पंचायत के संबंधित, ठीक है। यह अनुसूची 73वें संशोधन के रूप में जानी जाती है जो 1992 में आई थी।
उसके बाद जो आखिरी है 12वीं अनुसूची, उसमें है नगर पालिकाओं का वर्णन, जो 74वें संशोधन के रूप में जानी जाती है और यह 1992 में आई थी। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा संरचना बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारा संविधान बना था तो हमारा संविधान बनते समय किन किन देशों, यानी किन किन देशों के नियमों और कानूनों को लेकर बना था। यानी कि जब हमारा संविधान बना तो इसमें अलग अलग देशों के संविधानों के प्रभाव हैं। तो मैं बारी बारी करके आपको इनको बताता हूँ, क्योंकि ये बनावट के अंदर ही आएंगे। तो अगला टॉपिक मैं ये लेता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिटेन से हमने क्या लिया। तो ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय शासन, एकल नागरिकता, ठीक है, और निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया किसकी? तो विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कानून निर्माण प्रक्रिया। उसके बाद बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड से हमने क्या लिया। तो सभी सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निदेशक तत्वों का उपबंध जो है हमने स्विट्ज़रलैंड से लिया। अब हम बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया। तो अमेरिका से बहुत कुछ लिया, क्योंकि जानते हैं आप अमेरिका बहुत पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली, फंडामेंटल राइट्स लिए, यानी कि मौलिक अधिकार लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद न्यायिक पुनरीक्षण, उसके बाद जजेस की पदमुक्ति, ठीक है, तथा प्रेसिडेंट प्रमुख, यानी कि इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके थोड़े बहुत कार्य हैं, और जो उच्च सदन के पदेन अधिकारी होते हैं, जैसे कि वाइस प्राइम मिनिस्टर, उनके कार्य। ओके, उसके बाद है सोवियत संघ से हमने क्या लिया। तो इनसे हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तथा प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। अब हम बात करते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया। तो आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उस सदन में सदस्यों का नामांकन, उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस से हमने क्या लिया। तो फ्रांस से हमने लिया गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, यह सब हमने फ्रांस से लिया। कनाडा से बात करते हैं। तो कनाडा से हमने संघवाद लिया। संघवाद यानी कि शक्तियों का वितरण, ठीक है, तथा राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, यानी हर राज्य में आप देखते होंगे कि एक राज्यपाल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। तो वो भी हमने कनाडा से लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली अपनी तीसरी सूची, यानी कि समवर्ती सूची। इसके साथ साथ व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया। हम बात करते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया। तो जर्मनी से हमने आपातकालीन तथा उसके उपबंध लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका से क्या लिया। तो साउथ अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया ली और उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली। अब बात करते हैं जापान से हमने क्या लिया। तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है 1935 में। 1935 में जो भारत का एक्ट था उससे हमने क्या लिया, ठीक है। तो संघवाद तो लिया ही था, 1935 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी 1935 में जो भारत का अपना एक्ट था, संविधान एक्ट था, उसके अंतर्गत से हमने क्या क्या लिया। तो हमने एक संघवाद लिया, उसके बाद संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी शक्तियां ली, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, ठीक है, उसके बाद और हमने इसके अलावा 2 सदन लिए तथा केंद्र का राज्य से हस्तक्षेप, यानी कि केंद्र का जो राज्य में हस्तक्षेप रहता है, यह प्रक्रिया हमने किससे ली थी, 1935 में बनाए हुए एक्ट से ली थी, जो ऑलरेडी भारत में ऑलरेडी बना हुआ था 1935 में, ठीक है। तो यह सारी जो प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई वो हमने अलग अलग देशों से ली हुई थी। डन है। अब मैं इसके बाद जो बात करूंगा वो बात करूंगा विशेषताओं की। विशेषताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप बारी बारी सुने। तो विशेषताओं से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस संविधान के बारे में, और कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा संविधान भारत है। यानी कि इसके अंदर इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे भाग हैं, अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ऐसा किसी भी देश में नहीं है। अगर हम ऐसे बोले तो अमेरिका सबसे पुराना संविधान है और भारत सबसे बड़ा संविधान है, जो कि बाद में आया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस चीज़ को माना गया है कि हमारा भारत जो है वो संघात्मक संविधान है, ठीक है। इसके अलावा भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। अब जो मैंने शब्द बोले, संप्रभुता संपन्न बोला, समाजवादी बोला, पंथ निरपेक्ष बोला, लोकतांत्रिक बोला और गणराज्य बोला, इनके बारे में बारी बारी करके आपको बताता हूँ।
सबसे पहले है नंबर 1, विशेषता को मैं पॉइंट में लेके चल रहा हूँ। पहला पॉइंट है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना, यानी कि किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है हमारा देश, यानी हमारे देश के ऊपर किसी प्रकार का कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, पूरा स्वतंत्र है, ठीक है, जो सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है, तथा यही सरकार कानून बनाकर शासन करती है, यानी इसमें आपकी लोकतंत्र की परिभाषा भी हो जाती है। और ये भी आपको पता ही है कि 18 वर्ष के बाद कोई भी इलेक्शंस में वोट दे सकता है, और इसके अलावा जब वो 21 वर्ष का होता है तो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है समाजवादी। तो सेकंड पॉइंट है समाजवादी। तो 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम से प्रस्तावना में जुड़ा क्या कि जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर दर्जा और अवसर मिलेगा, यही समाजवाद है, ठीक है। इसको मजबूत करने के लिए भारत ने बहुत सारे कानून बनाए, जैसे कि अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी कि जाति प्रथाओं को, छुआछूत को ख़त्म करना, जमींदारी अधिनियम, यानी कि मजदूरों को, शोषक वर्गों को जमींदारों से बचाना, उसके बाद समान वेतन अधिनियम, यानी कि सबको समान वेतन के दायरे में रखना, यानी जो जिस काबिल है उसको इस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मतलब जॉब, सर्विसेज और सैलरी वगैरह मिलना। उसके बाद बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया, यानी कि चाइल्ड लेबर्स वगैरह जो होते हैं, जो काम करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, उन्हें काम ना क्या करने देना चाहिए, और उन कंपनीज वगैरह को भी बंद करना चाहिए जो उन बच्चों को मतलब काम कराती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना धर्मनिरपेक्ष। तो 1976 के 42वें संशोधन में आया था कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, मतलब भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। यह ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करता है, यह सभी धर्मों के लिए समान है, यानी कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष, एक पंथ निरपेक्ष देश माना जाता है, ठीक है। व्यक्ति को अपनी पसंद से किसी भी धर्म का पालन करना, प्रचार करना और अपनी धर्म से किसी भी जगह की यात्रा करना, ठीक है, उसके लिए मंजूरी है। और किसी भी सरकारी दफ्तर या सरकारी स्कूलों में धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होगा, यानी कि धर्म की किताबें वगैरह पढ़ाई नहीं जाएगी, यह भी हमारे देश का एक कानून है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लोकतांत्रिक। तो हमारे देश में मतदान करने की पूरी आज़ादी है। इसके साथ साथ सभी वर्गों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए, वुमेंस के लिए, सभी को उचित सम्मान दिया जाता है और सभी सम्मान के लायक हैं, ठीक है। परंतु सभी चुनावों में वुमेन्स को 1/3 सीट्स रिजर्व करने का जो विधेयक है, जो बिल है, वो अभी तक पेंडिंग है, मतलब अभी तक इसको माना नहीं गया है, ठीक है, मान लिया जाएगा बहुत जल्दी ही। उसके बाद है शक्ति विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघवाद। संघवाद जो हमने कनाडा से लिया था, मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत राज्य की शक्तियाँ केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं, दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं होती, वह संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे कि एक पिता के 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब वो दोनों ही अपने पिता की बातों को मानेंगे, ठीक है। एक दूसरे की बात मानने के लिए वो लोग पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से किसी के अंडर नहीं है, ठीक है। बट हाँ, उनके पिता जो उनको आदेश देंगे उसको पूरा करना उनका आदेश है, उनका मतलब कर्तव्य है। इसी प्रकार से संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य 2 प्रकार के शासन है हमारे देश के अंदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं होते, ठीक है। वह संविधान से ही उत्पन्न है तथा वहीं से ही नियंत्रित माने जाते हैं, ओके। अब सबसे मेन जो हमारा टॉपिक इसके अंदर आएगा, यानी विशेषताओं के अंदर, वो ये आता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वह कठोर भी है तथा लचीला भी है, ओके। इसको थोड़ा विशेषकर सही प्रकार से आप लोग समझें। तो कठोर की बात करूँ तो कठोर जैसे अमेरिका की तरह, और लचीला फ्लेक्सिबल जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आपको ब्रिटेन की तरह, ठीक है, या इजराइल की तरह। तो कठोर और लचीला, इसके मतलब बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, ओके, कि कठोर क्या होता है और लचीला क्या होता है। तो सुनिए, हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा इसके, कि जब आप ये सब सुन रहे हैं तो प्लीज़ जो डेट्स वगैरह मैंने आपको बताई हैं उनको आप वीडियो को पोस्ट करके लिखते रहें, क्योंकि जो डेट्स वगैरह हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी अगर आप डेट्स वगैरह नहीं लिखते हैं तो आपको किसी प्रकार का भी फ़ायदा वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलता उसका, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको लचीला और कठोर क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि संविधान के कुछ
आर्टिकल्स को संसद के सामान्य बहुमत से बदला जा सका है या बदला जा सकता है, मतलब कि संशोधन वगैरह होता है उसे आसानी से बदला जा सकता है, जैसे कि नेम ऑफ स्टेट, राज्य की सीमा का निर्धारण, यह सब आराम से किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद संविधान के कुछ आर्टिकल्स को संसद के 2/3 मेजोरिटी से परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद संविधान के कुछ अनुच्छेदों को यानी कि आर्टिकल्स को संसद के दोनों सदनों के बहुमत से तथा राज्य के विधानमंडल के बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। अब जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, इसमें अगर आप लास्ट वाला देखें थोड़ा सा वो कठोर लगेगा, स्टार्टिंग के 2 आपको थोड़े से लचीले लगेंगे। ठीक है। तो मैं एक डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों के बीच में। ठीक है। तो लचीला क्या है? लचीला वो है जो अलिखित है। लचीला वो है जो अलिखित है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि लिखित और अलिखित दोनों प्रकार से संविधान माना जाता है। ठीक है ना। तो जो लचीला है वो अलिखित है। अलिखित मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, और जो कठोर है वो क्या है? हमारा लिखित है। ठीक है। तो अलिखित यानी कि हम ऐसे बता सकते हैं कि इसमें संसद सर्वोच्च नहीं होता। ठीक है। मतलब संसद सर्वोच्च तो होता ही है, सॉरी दोनों में ही होता है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन इसमें जो न्यायालय वगैरह होते हैं यानी कि कोर्ट्स वगैरह होते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए लचीला है। एक बार जो संसद ने सोच लिया वो सोच लिया। इसमें संसद सर्वोच्च है। संसद इसमें सर्वोच्च है। किसमें? लचीले में। इसमें जो कोर्ट्स वगैरह हैं, जो न्यायालय वगैरह हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वो किसी प्रकार का भी इसमें रुकावट नहीं डाल सकती। अब बात करते हैं हम कठोर की। ठीक है। तो कठोर में किसकी ज़रूरत होती है? विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, प्लस राज्यों की अनुमति की ज़रूरत होती है। विशेष बहुमत मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले थोड़ा मैं कठोर के बारे में बता दूं आपको कि जो कठोर संविधान है वो लिखित संविधान होता है, जैसे कि अमेरिका का लिखित संविधान है। ठीक है। और इन जगहों पर किसी प्रकार का अध्यादेश लाने के लिए, किसी अनुच्छेद को पास करने के लिए, किसी प्रकार का संशोधन लाने के लिए विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति बहुत ही ज़रूरी होती है। इसमें भी मतलब संसद सर्वोच्च होता है। कठोर में भी संसद सर्वोच्च होता है, परंतु इसमें जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स यानी कि जो हमारे जजेस वगैरह हैं, जो हमारे न्यायालय वगैरह हैं, वो इसमें कुछ बदलाव के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी अपील वगैरह कर सकते हैं, इसलिए इसे कठोर माना जाता है। हमारे 3 प्रकार के मतलब एक आप ऐसे कह सकते हैं कि संशोधन प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। एक सामान्य संशोधन होता है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, जो राज्य के द्वारा भी मतलब बदला जा सकता है, जैसे कि स्टेट्स के नाम में बदलाव वगैरह हो गया। ठीक है। या नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे कि अभी एग्जांपल दूँ तो जैसे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो ये सिंपल सा था, नॉर्मल। उसके बाद दूसरा होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होगा। संविधान में संशोधन के लिए या महाभियोग के लिए, संविधान में संशोधन के लिए या महाभियोग के लिए विशेष बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। अब विशेष बहुमत होता क्या है? तो इसमें सदन के टोटल मेंबर्स का 2/3, इसमें सदन के टोटल मेंबर्स का 2/3 गिना जाता है। ठीक है। यानी कि किसी भी सदन में टोटल मेंबर्स की संख्या का 2/3, यानी कि अगर मैं इसको सही ढंग से आपको बताऊं एक एग्जाम्पल के रूप में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मानो कि लोकसभा में अगर 543 मेंबर्स हैं तो उसका 2/3 अगर हम करें तो 362 आएंगे। कितना आएंगे? 362। तो 362 लोगों की मंजूरी इसके अंदर चाहिए, तभी कोई जो बिल होगा उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है, कोई आर्टिकल होगा उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है, उसके बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको हम विशेष बहुमत कहते हैं। और विशेष बहुमत ही किसका पार्ट होता है? यानी कि जो हमारा संविधान है जटिल, तो यानी कि लिखित, उस संविधान का पार्ट है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि जो लिखित संविधान होता है वो विशेष बहुमत के द्वारा ही इसमें बदलाव किया जा सकता है, ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह ना आए। ठीक है। और जो साधारण बहुमत है उसमें 50% जो मेंबर्स वगैरह होते हैं इनके द्वारा ही बदलाव वगैरह किया जा सकता है। परंतु विशेष बहुमत में क्या है? दोबारा बता रहा हूँ, इसमें सदन के टोटल मेंबर्स का 2/3 गिना जाता है। टोटल मेंबर्स यानी कि 543 का 2/3 गिना जाता है, यानी कि किसी भी सदन में टोटल मेंबर्स की संख्या के 2/3। ठीक है। उसके बाद ही किसी प्रकार का संशोधन होता है। और एक तीसरा संशोधन है जो और भी ज़्यादा जटिल है। इसमें क्या होता है? विशेष बहुमत तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं उनकी अनुमति भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि संघीय ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो इसके लिए इसको माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया संविधान का, उसके बाद मैंने आपको संविधान की परिभाषा बताई, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई, उसके बाद मैंने आपको संविधान की संरचना बनावट के बारे में बताया
जिसमें मैंने आपको 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया। उसके बाद मैंने आपको संविधान की विशेषताएं भी बताई। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार की अगर आपको मेरी मिस्टेक लगे या गलती लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। राधे राधे। और प्लीज़ इनको नोट कर लें और ध्यान से सुने। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं शायद अब याद आया, हमारे संविधान में ना कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी हैं, मतलब जिसको मानने में हम थोड़ा अलग, दुनिया के अलग देशों से थोड़े से अलग हैं। यानी कि मैं अगर ऐसे बोलूँ सिंपल सी भाषा में, तो बाकी जितने भी देश हैं इनके अपने अपने संविधान हैं, उनसे हम थोड़ा सा अलग हैं इन चीज़ों में। तो कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी हैं, आप एग्ज़ाम में ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों का तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक, तो उसमें ये लिख सकते हैं चीज़ें। तो कुछ विभेदकारी विशेषताएं, ये 6 विशेषताएं हैं जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। नंबर 1, संघ राज्य के परस्पर समझौते से नहीं बना। जो हमारा देश का संघ बना है ना, वो राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना। इसमें राज्य का कोई भी अपना परस्पर समझौता नहीं था। नंबर 2, और ये दूसरे देशों में होता है लेकिन हमारे देश में नहीं है। नंबर 2, राज्य का अपना कोई पृथक संविधान नहीं है। यानी कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें हर राज्य का अपना अपना अलग संविधान होता है, परंतु हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में एक ही संविधान है जो राज्य के लिए भी है और केंद्र के लिए भी, दोनों के लिए माना जाता है। ठीक है। थर्ड बोलूँ तो द्वैध नागरिकता नहीं है हमारे देश में। यानी कि हमारे देश में डबल सिटीजनशिप नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग है और केंद्र के लिए अलग है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एक हरी नागरिकता पर हमारा भारत चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 352 आर्टिकल लागू होने पर 352 आर्टिकल लागू होने पर संविधान हमारा एकात्मक हो जाता है। जिसका मतलब क्या है, जिसमें केंद्र राज्यों पर पूर्ण संप्रभु हो जाता है। यानी कि जब हमारे देश में 352 अनुच्छेद लागू किया जाता है, आपातकाल लागू किया जाता है, उस समय जो केंद्र होता है वो राज्य पर पूर्ण अपना संप्रभु बना लेता है। ठीक है। फोर्थ है, राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा, केंद्र कभी भी बदले जा सकते हैं। सॉरी, फिफ्थ है ये कि राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा, केंद्र, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा, केंद्र कभी भी बदल सकता है। ठीक है। मतलब राज्य संघ का अनिवार्य घटक नहीं है। मतलब संघ इसमें राज्य से नहीं पूछेगा, वो अपने आप भी इसका बदलाव कर सकता है। ओके। 6 पॉइंट में है, तीनों सूची के विषयों के वितरण का अधिकार केंद्र को है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं और ये कहाँ पे था, ये हमारी 7th अनुसूची में था। हमारी टोटल 12 अनुसूचियां हैं ना, उसमें 7th अनुसूची में ये वाला रूल है कि हमारे देश में 3 सूचियां हैं। जैसे केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। सबके अपने अलग अलग विषय होते हैं। ठीक है। लेकिन इन विषयों के बंटवारे का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही होता है। ओके। तो अब ये ओवरऑल मेरे हिसाब से फिनिश हो चुका है। आप लोग इसकी सही प्रकार से प्रिपरेशन करें। अगर कोई मिस्टेक आपको लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। राधे राधे।